नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव में नतीजे खराब क्या आए, बीजेपी का सियासी चरित्र ही बदल गया। सबसे अनुशासित पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी ने पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। बंगाल में हार के बाद शुभेंदु अधिकारी को पीएम मोदी के मंत्र पर विश्वास नहीं रहा। बंगाल बीजेपी की बैठक में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब सबका साथ सबका विकास कहना बंद करना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चे की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि बयान के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। उधर यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा कम, ब्लेम गेम ज्यादा हुआ है। नेताओं का अपने बड़े नेताओं को नसीहत और चेतावनी देने का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी यही हालात हैं। हरियाणा और झारखंड समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के अंदर कलह की खबरें हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बीजेपी में ये क्या हो रहा है। जो सवाल कभी कांग्रेस के लिए किए जाते थे, वही सवाल अब बीजेपी के लिए किए जा रहे हैं। बीजेपी में क्या हो रहा है? लोकसभा में हार के बाद क्या बीजेपी का चरित्र बदल गया है? अगर ऐसा नहीं होता तो शुभेंदु अधिकारी का यह बयान नहीं आता। जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद शुभेंदु अधिकारी इस नारे के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आप सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे जो हमारे साथ है हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। हालांकि अधिकारी ने बयान के बाद जब सवाल किए जाने लगे तो बैकफुट पर वे आ गए। अपने बयान पर रटा रटाया बयान जारी कर दिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। खैर, शुभेंदु अधिकारी जो संदेश देना चाहते थे वो दे दिए, लेकिन इस बयान से वो सवाल फिर उठ गया कि बीजेपी में क्या हो रहा है। लोकसभा में हार के बाद बीजेपी में हाहाकार है। सबसे अनुशासित पार्टी समझी जाने वाली बीजेपी में पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी की बहार है। यूपी में भी बीजेपी के अंदर का घमासान जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा कम, ब्लेम गेम ज्यादा हुआ। बहस इस बात पर छिड़ गई कि बीजेपी में संगठन बड़ा या सरकार। संगठन और सरकार की इस जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने हैं। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब लखनऊ की लड़ाई दिल्ली तक आई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। केशव प्रसाद 48 घंटे के अंदर दूसरी बार जेपी नड्डा से मिले। इसके बाद बुधवार को भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी से भी मिले। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि रविवार को लखनऊ में हुई बैठक के बाद इस मुलाकात के मायने क्या हैं। उधर उत्तराखंड में भी बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की कार्य समिति के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने जिस तरह से बद्रीनाथ में हार के बाद वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को नसीहत दे डाली, उससे पार्टी के अंदर की कलह बाहर आ गई है। इसलिए कैसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है। सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है।
इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं, ये कोई ही नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। बहुत सुंदर, बहुत सबसे सुंदर। पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य और सरकार को बदनाम करने वालों को खुली चेतावनी दी। बीजेपी की कार्य समिति के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने देखा है कि कुछ लोग भेड़ खाल ओढ़कर बैठे हैं, उन भेड़ियों को पहचानना होगा ताकि ऐसे लोगों की करतूत जानकर उन्हें अलग किया जाए। इसके अलावा राजस्थान में भी बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। राजस्थान के कई मंत्री और बीजेपी नेता भजन लाल सरकार की कमी को उजागर कर सीएम भजन लाल को अनुभवहीन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कलह की खबरें हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद टिकट बंटवारे और आदिवासियों की अनदेखी के मुद्दे पर पार्टी के बड़े नेता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी में ये क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो कल तक जो दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते थे और उनकी चुटकी लेते थे, मंचों पर उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल कोई और नहीं खड़े कर रहा है बल्कि उन्हीं की पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार बड़ा या संगठन, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। वहीं सबका साथ सबका विकास की अब आवश्यकता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो इस बात को लेकर उठा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने भी उपचुनाव में हार को लेकर अब पार्टी को नसीहत दे दी है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। जोशी जी, पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद शुभेंदु अधिकारी इस नारे के औचित्य पर ही सवाल उठा रहे हैं। शुभेंदु ने कहा कि आप सभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। अल्पसंख्यक मोर्चा की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनके बयान के बाद जब सवाल किए गए तो वो बैकफुट पर आ गए और अपना बयान उन्होंने कहा कि ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जिस तरीके से बंगाल हो, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी को उसके अपने ही घेरने लगे हैं। आपको बड़ी राहत मिल रही होगी क्योंकि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की लड़ाई में सबसे अधिक आनंद बीजेपी को ही आता था। रिशु जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पहले जो लड़ाई थी दिल्ली वर्सेस लखनऊ की, अब ये लड़ाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ सरकार वर्सेस संगठन का। और फुटओवर की स्थिति इतनी खराब है कि जो बीजेपी का जो झगड़ा है वो अब सड़कों पर आ गया है। और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो बिल्ली है उसकी घंटी कौन बांधे। ऋषु जी, आपको पता है या तो इनमें चार ही लोग जिम्मेदार हैं, या तो मोदी जी या योगी जी या नड्डा जी या भूपेंद्र चौधरी जी। किस पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए, ये लड़ाई है। सब बच रहे हैं क्योंकि जीत के बाद तो सभी श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन हार का किस पर ठीकरा फोड़ा जाए, ये बड़ी स्थिति अपोह की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो चैलेंज देने का काम अभी योगी जी ने करा। योगी जी ने कहा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कल जो बैठक ले रहे थे उसमें कहा उन्होंने कहा कि ये अति आत्मविश्वास के कारण हारे। और अति आत्मविश्वास वही तो था 400 प्लस का नारा, यही तो था अति आत्मविश्वास। और योगी जी को आज शुभेंदु अधिकारी जी चैलेंज दे रहे हैं, और योगी जी को चैलेंज दे रहे हैं, मौर्य जी दे रहे हैं। तो ये चैलेंज आपस में ही बहुत गहरा हो रहा है। हम तो एक राह पर चलते हैं, समाजवादी पार्टी, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने
सूत्र दिया था ऋषु जी, पीडीए प्लस इंडिया का, हम लोग तो उसी पे आगे बढ़ रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, पर आपका आगे बढ़ना वो भी सहयोगियों के साथ, शायद ये इनको रास नहीं आ रहा है, तभी तो आपकी चिंता सताने लगी है बीजेपी वालों को। और वो साफ तौर पर कह भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस से आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये भस्मासुर है, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, भस्मासुर की बात कह के ऋषु जी आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई। मुझे याद आता है मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, वो उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तब खाने का काम करा जब वो इनको सहयोग कर रहे थे। 4 विधायक थे, 3 विधायक इन्होंने तोड़ लिए, जबकि वो इनके सहयोग में थे, संगठन इनको सहयोग कर रहे थे, इनके गठबंधन में थे। तो भस्मासुर कौन है, देश भी जान चुका, प्रदेश भी जान चुका है। अब हमारी जो जिम्मेदारी है, हम लोग जो बात पर हमको मैंडेट दिया है लोगों ने, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। और पीडीए प्लस इंडिया का सूत्र से माननीय मोदी जी के चेहरे की रौनक कम हो गई है, योगी जी के चेहरे की रौनक कम हो गई है, और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय भूपेंद्र चौधरी की रौनक कम हो गई है, आदरणीय नड्डा जी की जो है रौनक कम हो गई है। हम लोग उसी सूत्र पे आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन आप लोगों की रौनक तो बढ़ रही है, चाहे अखिलेश यादव जी की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की बात की जाए। मैं आऊंगी आपके पास वापस से, लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा, क्योंकि लोकसभा में हार के बाद बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे अनुशासित पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी में पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी की बहार देखने को मिल रही है। यूपी में भी बीजेपी के अंदर का जो घमासान है अब वो जग जाहिर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनावों में हार की समीक्षा कम, ब्लेम गेम ज्यादा हुआ है। और बहस इस बात पर छिड़ गई है कि बीजेपी में संगठन बड़ा है या फिर सरकार। संगठन और सरकार की इस जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब आमने सामने आ गए हैं। और ये जंग ऐसे समय में छिड़ी है जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अभी उपचुनाव भी होने हैं। नमस्कार ऋषु जी। जी नमस्ते। अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी, आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति, संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी का सबसे जो सही वक्त होता है जांचने का, परखने का, और उसकी जो परीक्षा होती है कि जब विपरीत परिस्थितियां हो तब वो लोग कैसा बिहेव करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो आप कह रही हैं, विजय के समय, सत्ता के समय सभी लोग एकजुट दिखते हैं, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हो तो उस पार्टी का असल चित्र दिखाई पड़ता है जो दिख रहा है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि धैर्य रखना है, जिस बात का हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका जवाब हमेशा समय देता है। और समय ने जो जवाब दिया है वो दिखा रहा है कि जनता के हित की बात न करने वाली, मात्र धर्म से चलने वाली और धर्मांता फैलाकर लोगों के बीच में 80-20 करने वाली ये पार्टी, जहां आज का जो बयान देखा जाए शुभेंदु जी का, जिस तरह, जिस दम्भ में उन्होंने बात किया, जिस तरह उस नारे का प्रयोग किया, और जो इस देश की आत्मा है जो संविधान से चलती है सबके साथ को लेकर कि सभी एक हैं और सबको समान अधिकार है, उसको तोड़ते हुए, उस अहम को दिखाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं किया था। वो विरोध इस देश के संविधान का है, जिस संविधान को लेके हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि संविधान को ये बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। बार बार हर जगह से हिंदू राष्ट्र ऐसे नारों का प्रयोग सदन से लेके सदन के बाहर, और लोगों में जिस तरह से इन्होंने शब्दों का, ये जो जनता की लिंचिंग करा रहे हैं अगर कहा जाए तो, ये जानबूझ के आपस के जो समुदाय एक साथ रह रहे थे उनको खत्म करने का प्रयास सिर्फ राजनीति के लिए। आप लोग ही कहते हैं ना कि ये लोग 24/7 राजनीति करते हैं, जीतने के लिए तैयार रहते हैं। ये मात्र जीतने के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। इसीलिए जनता बहुत देर तक बहलावे में नहीं रह सकती है ना। ठीक है, आपने जो भी बातें यहाँ पर कही हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी और जोशी जी ने जो भी बातें कही हैं, इन तमाम बातों को लेकर मैं जवाब यहाँ पर लूंगी शाही जी से, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए पहले यहाँ पर रुकना होगा। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ब्रेक के बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी भी इस डिबेट का लोकतंत्र आप देख रहे हैं। तो बीजेपी के आंगन की लड़ाई अब चौखट तक आ पहुंची है और यही कारण है कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक
एक अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने का। हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले, क्योंकि शाही जी आपके ऊपर देखिए अभी विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए, जो बातें यहाँ पर डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने कही, उन बातों का तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही सर, यूपी हो, उत्तराखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, जिस तरीके से जो बयान आपके वीर बहादुरों की तरफ से आप ही के खिलाफ दिए जा रहे हैं, उस पर क्या सफाई आप देंगे? रेसू जी, देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में ये सब चीजें चलती हैं। इसको आप चाहे जैसे कह लें, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक अनुशासन वाली पार्टी है। और बयान देना तो ये तो आंतरिक लोकतंत्र का एक बेहतर नमूना है कि अगर किसी ने हमारे विपक्ष में खुलकर तो बयान नहीं दिया है। अभी हमारी बहन सुधा जी बोल रही थी कि बड़ा विरोध है और सब समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे सड़कों पर आ गया है, उनको लोगों को तो कुछ चाहिए, लेकिन ये 99 सीट पाकर ये सोच रहे हैं कि देश में सरकार बना लिए। इन लोगों को ये नहीं है कि तीसरी बार ये हारे हैं लगातार, और कभी भी 145 पर 2004 की सरकार बनी है, 209 पर जो है 2009 की सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस में G23 का गठन होता है, हमारे यहाँ कुछ हुआ हो तो बता दीजिए जो इस तरीके की बात ये कर रहे हैं। कपिल सिब्बल के घर पर इन लोग पत्थर फेंकवाते हैं एनएसवाई के कार्यकर्ताओं से। हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ? हमारे यहाँ अगर किसी ने बोला, किसी ने कुछ कहा, उसको सुना जाएगा, उसको आंतरिक तरीके से हम लोग उसको सही कर लेंगे। कुछ भी अगर कहीं होगा, चुनाव हम लोग देखिए हारे नहीं है, जनता ने हमको चुनाव में थोड़ा सा उस अपेक्षाकृत कम हमको सीटें दी हैं, वरना हम सरकार में है आज। तो ये तो कहने वाली बात है कि घमासान हो रहा है और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं रेसू जी। अगर आप लोग शाही जी ये कोई अपने तरीके से, एक सेकंड, शाही जी कोई अपने तरीके से तो इन बयानों को नहीं बता रहा है ना, कहीं कुछ भी नहीं। आप बताइए ना कि तमाम बयान, चाहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, तीरथ सिंह रावत बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर फैसले सभी से सलाह मशवरा करके लिए जाने चाहिए, उन्हें थोपा नहीं जाना चाहिए। तो अच्छी चीज है। हाँ, ये अच्छी चीज है, ये हम निपटा लेंगे ना। इसलिए कोई कयास लगाए तो ये भारतीय जनता सर वही तो कह रहे हैं ना कि जो घर की लड़ाई है वो घर के भीतर तक आप सुलझा लीजिए। जब घर की लड़ाई चौखट तक पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं अवसर तो आप दे रहे हैं ना, मौका तो दे रहे हैं। एकदम आपकी बात सही है, आप सही कह रही हैं, मौका मिल रहा है आपको। मगर मैं अभी भी ये भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं सर, विपक्षियों को मौका मिल रहा है, मुझे क्या मौका मिलेगा? मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है? आप भी चौथे स्तंभ है, सवाल तो आप भी करेंगी ना। विपक्षियों को तो आरोप लगाना है, सवाल करना आपका काम है। विपक्षी तो आरोप लगाएंगे, उनको अपनी ताकत और औकात जनता ने याद दिला दिया है कि तो आप लोग विपक्ष में ही रहोगे, वहाँ सुशोभित करो, वो ज्यादा अच्छा है। मुगालते में ये लोग हैं कि हम 99 सीट पा गए, कोई 37 सीट पाकर उछल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो चीजें हैं, जो लोगों ने कहा है, उसको हम सुलझा लेंगे। दूसरी बात, अभी हमारे साथी नहीं इस समय चले गए हैं शायद छोड़कर, तो वो भस्मासुर और मुकेश सहनी की बात कर रहे थे। इन्हीं के साथी कांग्रेस के लोग, वो सारी आरजेडी के लोग हैं वहाँ बिहार में, उन्होंने AIM MIM के सारे विधायकों को मिला लिया। तो भस्मासुर नहीं थे, वो क्या थे, उनको वहाँ नहीं दिखता है। जहाँ जहाँ इन लोगों के वो लोग सरकारें हैं इनके साथ, वहाँ लोगों ने कर लिया। बसपा के विधायकों को कांग्रेस ने मिला लिया राजस्थान में, वहाँ उन लोगों को भस्मासुर नजर नहीं आता है। ये देखिए, ये आरोप लगाने के लिए विरोध में बैठे हैं, तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। कुछ कहना है, एक गाना बना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये विरोधी दल के लोग वही हैं और ये निश्चिंत रहे। एक समय था ना जब इसी तरह की बातें आप भी करते थे, अब ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, आपकी जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ रही हैं, साफ दिखाई दे रही है। और देखिए ना, आपने कहा इनकी कम सीटें आई, कम सीटें आने के बाद भी ये इतने प्रसन्न हैं, आपकी अधिक सीटें आई, उसके बाद भी आप देखिए कि कितने चिंतित और कितने परेशान हैं। शाही जी, अभी तो क्योंकि 10 सीटों पर भी चुनाव होना है, उन पर भी फोकस करना आवश्यक है। 10 सीटों पर आपको फोकस करना होगा इस वक्त। मैं सर आऊंगी आपके पास, क्योंकि शाही जी एक और अतिथि हमारे साथ हैं, एक अतिथि और है, जरा उनसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस से आपके पास आऊंगी। एक और गेस्ट है ना सर, एक गेस्ट और है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। भी अन्याय कहते हैं नहीं, लेकिन अन्याय ये भी होगा ना, एक सेकंड शाही जी, अन्याय ये भी होगा कि उनको हमने डिबेट में बुलाया है और उनसे मैं प्रश्न ना करूं तो ये भी अन्याय होगा, ये ज्यादा अन्याय होगा।
मैं आप खुद ही 7 तय बजे कर से जुड़ा लीजिए हूं। कि किसी को मैं डिबेट 7 में बजे से जुड़ा हुआ हमने हूं। समय दिया और है, 7 बज उनको के बुलाया 21 है, मिनट पर- आप बता दीजिए कि मैं उनसे 7 बात बज करूं के या नहीं 21 करूं। मिनट पर मुझको बोलने का मौका दिया गया। और मैं 7 वापस बज के आऊंगी ना 23 सर मिनट आपके पर पास, खत्म हो मैं गया। वापस से अब आऊंगी अभी 7 क्योंकि बज देखिए के 30 डिबेट मिनट समाप्त पर हो जाएगी आपका सर। शो खत्म हो ठीक है, जाएगा। मेरे पास जितनी सिर्फ 2 देर में मिनट है आप सर। हमको बोलने का शाही जी मौका 2 नहीं मिनट दी। है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास, अगर समय रहा तो जरूर आइएगा आऊंगी। रेसू जी, जी। निवेदन कर रहा हूँ ना आइएगा, लेकिन अभी तक जितनी देर आपने हमारा गतिरोध किया उतनी देर में मैं अपनी बात समाप्त कर लेता। अब आप बोल दीजिए। आप अच्छा अपने, ठीक है, दूसरे- अब समय जाया नहीं बोलवा करते लीजिए, हैं। नहीं। दीक्षित जी भी हमारे बोलवा साथ जुड़े लीजिए, हुए हैं सर, क्योंकि एक समय था जब बीजेपी विपक्ष के नेताओं में मनमुटाव की खबरों पर चुटकी लेती थी। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, अखिलेश और इसके साथ ही शिवपाल के विवाद को मंचों पर खूब उठाया जाता था। स्वयं को सबसे अनुशासित पार्टी बताने वाली बीजेपी में अब विरोध के सुर उठ रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या कुछ कारण समझ में आते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा एक आकलन है राजनीतिक रूप से, उत्तर प्रदेश में हमेशा से देखिए जिस भी पार्टी का प्रबल दावेदारी रहती है, जिसकी भी सत्ता में रहती है पार्टी, उसका दबदबा राष्ट्र स्तर पे हमेशा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हमेशा राजनीति चलते आती है। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सन 2002 हमको अगर याद है, 2002 में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद से हम अगर ध्यान हो 56 दिन का राष्ट्रपति शासन था, जो 8 मार्च 2002 से लगा करके 3 मई 2002 तक का वो राष्ट्रपति शासन था 56 दिन का। और उसके बाद फिर मायावती जी वहां से सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रही, फिर मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार चलाई, फिर मायावती जी आई, फिर अखिलेश जी आए। तो अखिलेश जी 2017 तक, देखिए 2014 लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो तब तक योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो यूपी में कोई मतलब मुख्यमंत्री रूप में नहीं था। फिर भी उस समय उत्तर प्रदेश में जो है हाईएस्ट भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इतिहास में हाईएस्ट सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जीती थी। लेकिन हम अगर कैंडिडेट की बात करें या हम बात करें किसी रूप से, तो आज जब 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो हम पहले चुनाव की बात करें, अगर 2017 के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, तो वो चुनाव के अंदर हमने देखा कि 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और वहीं अगर हम अभी की बात करें 2022 की, तो वो सीटें घट करके 255 हुई। तो हम यही देखते हैं कि ये जो लोग का दूसरी पार्टी के प्रति, देखिए वहीं विपक्ष की हम बात करें तो आज उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 255 सीटें और इस समय मौजूद है, तो 105 सीटों के साथ सपा भी वहां है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस इस समय विराजित है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये देखना होगा, ये हमें सोचना होगा कि आए दिन नेताओं के बीच में जो भी मंथन चलता है, राजनीतिक स्तर पे जो भी बातें होती हैं या जो भी चीजें इसके अंदर इस तरीके से हो रही हैं, जिससे पार्टी के ही नेताओं को अपने जो है विपक्ष के ये जो बोलते हैं या इस तरीके जो सुर उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक प्रहार, आंतरिक प्रहार है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की आंतरिक चीजों को पार्टी के अंदर ही रह करके खत्म होना चाहिए, और बाहर अगर ये बातें आती हैं इस तरह की, तो निश्चित रूप से बिल्कुल अगर बाहर चीजें आती हैं तो ऐसे में जो आंतरिक कलह है वो चर्चा का विषय बन जाती है और दूसरों को भी ऐसे में अवसर मिल जाता है बोलने के लिए, निशाना साधने के लिए। शाही जी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि आपको समय मैं नहीं दे पाई, आधे घंटे की डिबेट है और तनुज दीक्षित जी से भी चर्चा करना आवश्यक था। माफी के साथ ही लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।